हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस बिहार स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज हम देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। पहले हम समझ लेते हैं कि हमने इससे पहले पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। एक बार ऊपरी तौर से हम इसको समझ के तब आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण। मूल्यांकन प्रक्रिया के 4 चरण पढ़े थे हमने, जिसमें आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन पढ़ा था। आयोजन जो है पहला चरण होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा या आयोजन जो चरण होता है, इसके द्वारा कार्य की रूपरेखा बनाई जाती है कि कार्य को कब, किस प्रकार, कैसे और कहाँ करना है ना। फिर संगठन जो है गृह प्रबंधन का दूसरा चरण होता है, जिसके द्वारा जो है व्यक्ति, साधन तथा नेतृत्व के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करता है और अपने जो है लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ता है। संगठन का तात्पर्य होता है साथ में जोड़ना, अर्थात वस्तु, संस्था, कारक, व्यक्ति, ये सभी जो एक जो है आयोजन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इन सबको एक साथ जोड़ना और उद्देश्यों तक पहुंचना। नियंत्रण की बात करते हैं तो नियंत्रण क्या है, तो ये जो है योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचने में दिशा प्रदान करता है। और योजना के अंतर्गत हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला था बल देना, उसके बाद निरीक्षण करना और उसके बाद समायोजन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आ जाते हैं हम अपना मूल्यांकन पे। मूल्यांकन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी गृह प्रबंधन प्रक्रिया है, उसके जो हमारे 3 चरण हैं, अर्थात आयोजन, संगठन और नियंत्रण। इसके पश्चात हमने अपने लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया है, इस बात का पता लगाने के लिए, या अगर हम लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहे हैं तो असफलता के कारणों को जानने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है। मूल्यांकन भी अलग अलग प्रकार का होता है। मूल्यांकन के प्रकार हमने देखे थे। सबसे पहला था हमारा सर्वोपरि मूल्यांकन, दूसरा सविस्तार मूल्यांकन, तीसरा सापेक्ष मूल्यांकन, चौथा था हमारा निरपेक्ष मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। इसको समेटिव इवैल्यूएशन के नाम से भी जानते हैं। आज हम इन सभी मूल्यांकन को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार का मूल्यांकन क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। सबसे पहला मूल्यांकन है हमारा सर्वोपरि मूल्यांकन। जो है जैसा कि नाम से ही हमें दिख रहा है, सर्वोपरि। सर्वोपरि से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो सबसे ऊपरी। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपरी, सबसे ऊपरी तौर पर, यानी कि एक नज़र में या सरसरी निगाह में जो मूल्यांकन किया जाता है उसको हम सर्वोपरि मूल्यांकन कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने कोई अपनी योजना प्रक्रिया बनाई थी, उसको क्रियान्वित किया, उसके बाद में जो है हम ऊपरी तौर पे देखेंगे कि हमारी इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या था, वो प्राप्त हुआ है कि नहीं। हम उसको डेप्थ में जाके मूल्यांकन नहीं करेंगे। दूसरा है हमारा सविस्तार मूल्यांकन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सविस्तार यानी विस्तार के साथ, यानी डेप्थ में जाकर, यानी गहराई से मूल्यांकन करना, बारीकी से मूल्यांकन करना हमारा जो है सविस्तार मूल्यांकन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटेल इवैल्यूएशन कहलाता है। आगे देखते हैं हम सापेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष मूल्यांकन क्या होता है?
तो इस मूल्यांकन में योजना के समाप्त होने पर, अर्थात जो हमारी योजना प्रक्रिया है वह जब कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, तो उसके समाप्त होने पर लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई है इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो सापेक्ष मूल्यांकन होता है उसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है निरपेक्ष मूल्यांकन। इसमें क्या है, इसमें भी लक्ष्यों की प्राप्ति का पता लगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, बिना किसी तुलना के सफलता का पता लगाया जाता है। सापेक्ष मूल्यांकन में जो है वो लक्ष्यों की प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और निरपेक्ष मूल्यांकन में लक्ष्यों की प्राप्ति का तो पता लगाया जाता है लेकिन तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, बिना किसी तुलना के सफलता का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं हम औपचारिक मूल्यांकन। इसको इंग्लिश में फॉर्मल इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। और जहाँ पे औपचारिक शब्द आता है, औपचारिक से हमारा जो संबंध है वो एक निश्चित दिशा में आता है, एक निश्चित समय, एक निश्चित क्रम, एक निश्चित निर्देश, है ना। तो जैसा कि जो है इसमें क्या सब चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, हम अव्यवस्थित रूप से मूल्यांकन नहीं करते, इसमें हम व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि इसमें जो है जो मूल्यांकन का कार्य है वो एक निश्चित समय, क्रम, स्थान आदि पर किया जाता है। जैसे हमारे विद्यालय में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम को देखते हैं हम। जैसे कि परीक्षा हो गई, परीक्षा हमारी औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित क्रम होता है और निश्चित स्थान पर, है ना, सभी बच्चों को एक प्रश्न पत्र देकर उनकी सफलताओं और असफलताओं का मापन किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि औपचारिक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जिसमें मूल्यांकन का कार्य जो है वो एक निश्चित समय, क्रम, स्थान पर किया जाता है। आगे है हमारा अनौपचारिक मूल्यांकन, या इसको इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और ये औपचारिक मूल्यांकन के विपरीत होता है। इसमें समय, स्थान, क्रम व्यवस्थित नहीं होता, अर्थात इस मूल्यांकन को करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक निश्चित समय हो, एक निश्चित स्थान हो, एक निश्चित पद्धति हो, और ना ही यह व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन, है ना। इसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, और जो है हमारे प्रसार शिक्षा में भी इस प्रकार के मूल्यांकन का बहुत ही महत्व है। और प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम निर्माणात्मक और संकल्पनात्मक मूल्यांकन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम बस ये समझेंगे कि ये किस प्रकार का मूल्यांकन होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है योजना के बीच बीच में किया जाता है। अर्थात हमने जब कोई योजना बनाई, उसका संगठन किया, उसका नियंत्रण किया, तो योजना के बनाते समय, संगठन करते समय और नियंत्रण की प्रक्रिया के मध्य में ही मूल्यांकन करते रहते हैं हम, बीच बीच में। ये बहुत प्रभावी होता है। प्रभावी किस लिए होता है? क्योंकि अगर योजना के मध्य में ही किया जाएगा तो हमें अपनी कार्य की सफलता, असफलता या सफलता के कारण जो है या असफलता के जो मुख्य बिंदु हैं वो योजना प्रक्रिया के बीच में ही पता चल जाएगा, और हम वहीं से उनमें सुधार करके अपनी जो है लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश होती है।
जब हम बीच में ही योजना प्रक्रिया के बीच में ही मूल्यांकन करेंगे तो हमें बीच में ही हमारी जो है प्रक्रिया की सफलता असफलता और उसमें जो कमियां आ रही हैं उनका ज्ञात होगा और हम उन कमियों को दूर कर सकेंगे, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। नेक्स्ट है हमारा संकल्पनात्मक मूल्यांकन। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, या हिंदी में इसको योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में वर्ड जो हमारा समेटिव है, इससे हम याद रख सकते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, सबमिट। अंत में ये जो है योजना प्रक्रिया के समाप्त होने पर किया जाता है, वर्ष में एक बार किया जाता है और यह निर्माणात्मक मूल्यांकन से कम उपयुक्त माना जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि विद्यालय कक्षा में होने वाले 2 प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से, मंथली होने वाले टेस्ट और एनुअल एग्ज़ाम के उदाहरण के फलस्वरूप हम समझते हैं। जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, बच्चों से लिए जाते हैं, वो हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो योजना प्रक्रिया के बीच में किए जाते हैं। बच्चा कितने अंक लेके आता है, बच्चे में कौन से कॉन्सेप्ट की कमी है, हम वहाँ सुधार सकते हैं, वहाँ सुधार की आवश्यकता होती है शिक्षक में। और वार्षिक एनुअल एग्ज़ाम जो होता है वो जो कि वर्ष में एक बार होता है, उसके बाद जो है अध्यापक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ परिणाम घोषित करता है, उसमें बदलाव नहीं कर सकता, उसमें सुधार नहीं कर सकता। तो जो हमारा संकल्पनात्मक मूल्यांकन है वो योजना के समाप्त होने पर किया जाता है, वर्ष में एक बार किया जाता है और ये निर्माणात्मक से कम उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें केवल परिणामों को घोषित किया जा सकता है, परिणामों में सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। आगे देखेंगे हम मूल्यांकन के स्तर या मूल्यांकन की अवस्थाएं। आयोजन का मूल्यांकन, दूसरा क्रियान्वयन का मूल्यांकन और परिणाम का मूल्यांकन। इन तीनों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं, जिससे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्देश मिलता रहे। आगे हम देखेंगे एक अच्छे प्रबंधक के गुण, कि एक अच्छे गृह प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो ज्ञान, दूरदर्शिता, निर्णय, व्यवहार कुशल और नेतृत्व, ये 5 गुण विद्यमान होने चाहिए एक अच्छे गृह प्रबंधक में। कौन कौन से गुण? ज्ञान होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए और नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। कौन से 2 मुख्य गुण हैं जो नहीं होने चाहिए? पहला पक्षपात और दूसरा रूढ़िवादिता। रूढ़िवादी ना हो और पक्षपात ना करे, ये 2 ऐसे गुण हैं जो गृह प्रबंधक के अंतर्गत नहीं होने चाहिए, नकारात्मक पॉइंट है ये। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्णय प्रक्रिया के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।